हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। और पिछली क्लास में इसमें हमने आपको बताया था अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, किसकी, सॉल्यूशन की यानी कि विलयन की। वहां पर हम दो प्रॉपर्टीज पे चर्चा कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने समझा था कि किस प्रकार से जो क्वथनांक होता है उसका उन्नयन होता है, यानी कि एलिवेशन ऑफ, हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसी विलयन का। और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वह हमारा है हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। जहां हम देखते हैं किसी शुद्ध विलायक पे यदि हम कोई इंप्योरिटीज मिला देते हैं यानी कि कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और उसी विलयन का हम कहें जो हिमांक होता है वो घट जाता है। तो इसी बात को हमने यहां पर समझना है कि ये किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि आखिर हिमांक का क्या अर्थ होता है। आपने पिछली क्लासेस में हिमांक की जो परिभाषा पढ़ी थी वह परिभाषा पढ़ी थी कि किसी भी पदार्थ का वह बिंदु या वह ताप जिस पर कि पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप बिंदु को हम उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं या उस द्रव का हिमांक कहते हैं। मुझे लगता है यही पढ़ा था आपने। कि दोबारा से बता रहे हैं, आप ध्यान से इसमें समझिएगा कि आपने क्या सीखा अभी तक। कि हमने कहा पुरानी क्लासों में आपने जो डेफिनेशन पढ़ी हिमांक की वो यह है कि किसी पदार्थ का वह ताप बिंदु या वह ताप जिस पर वह पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, उसका हिमांक बिंदु कहते हैं या उस ताप को उसका हिमांक कहते हैं। तो यह तो पुरानी क्लासों की बात थी। यहां थोड़ा सा आपने इस हिमांक को एक नए दृष्टिकोण से समझना है। यहां हिमांक का अर्थ है कि एक किसी पदार्थ का वह ताप बिंदु जिस पर कि किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसी पदार्थ की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसी बिंदु को हम क्या कह देते हैं, या उस ताप बिंदु को उस पदार्थ का हिमांक कहा जाता है। तो एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आपको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या कहा, यहां पर आपको हिमांक की क्या नई परिभाषा समझनी है। हमने कहा किसी पदार्थ का वह ताप बिंदु वह ताप बिंदु जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसी पदार्थ की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसे ही या आप कह सकते हैं उस ताप को उस पदार्थ का, उसे ही पदार्थ का हिमांक कहते हैं। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो मुझे लगता है यह परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि किसी पदार्थ का वह ताप बिंदु जहां पर उस पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसी ताप को हम क्या कहेंगे, उसका कहेंगे हिमांक कहते हैं। तो यहां पर हमने हिमांक की एक नई परिभाषा समझी। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि सर द्रव का तो ठीक है कि द्रव को हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है, जिसके कारण उसका ऊपर जो वाष्प इकट्ठी होती है वह उस द्रव पर दाब लगाती है, तो उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। हम कह रहे हैं बिल्कुल यही बात है। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी क्या ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी भी क्या वाष्प निकलती है ऊपर की ओर, और क्या वह भी ऊपर की ओर से दाब डालती है? तो हम कहेंगे इसको हम हां भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं इसका उत्तर हां तथा ना? क्योंकि ठोसों में या तो वाष्प दाब होता ही नहीं है, या होता है तो हम कह सकते हैं बहुत कम होता है। इसलिए ठोसों में जो वाष्प दाब होता है वो लगभग आप कह सकते हैं नगण्य होता है, बहुत कम होता है।
तो ठोसों का वाष्प दाब होता है बहुत कम, जबकि द्रवों का वाष्प दाब होता है ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम ताप में कमी करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया वाष्प दाब कैसे उत्पन्न होता है, इसको भी समझिए। मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक बंद पात्र लिया या कोई एक बर्तन ले लिया हमने, इस पर कोई हमने क्या भर दिया, एक विलायक भर दिया, इसे हम शुद्ध विलायक कह रहे हैं। जब हम इसे नीचे की ओर से गर्म करते हैं तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे इसके ऊपर, इसको कंटेनर बना देते हैं, इसके ऊपर क्या इकट्ठी हो जाती है, वाष्प इकट्ठी हो जाती है। तो इस कंटेनर में शुद्ध विलायक को जितने अधिक ताप पर आप गर्म करेंगे उतनी ज्यादा इस कंटेनर के अंदर वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे वाष्प की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे हम कहते हैं इस द्रव पर लगने वाला वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि वाष्प की मात्रा बढ़ने का अर्थ है वाष्प दाब का बढ़ जाना। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। आपकी एक बात आपको समझ में आ गई यहां पर कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, वाष्प दाब बढ़ता है। तो इसका उल्टी बात भी सही होगी कि ताप घटाने पर वाष्प दाब घटता है। यह बात भी तो सही होगी ना, ताप बढ़ाने पर वाष्प की ज्यादा मात्रा हो रही है तो वो द्रव के ऊपर ज्यादा दाब डालेगी तो हम कहेंगे वाष्प दाब बढ़ गया। लेकिन ताप घटाएंगे तो वाष्प की मात्रा धीरे धीरे घटेगी, और जब घटेगी तो क्या होगा, ऊपर की ओर वाष्प की मात्रा, इस कंटेनर में वाष्प की मात्रा कम होगी, वाष्प की मात्रा कम होगी तो वाष्प दाब कम होगा। ये सीधी दो बातें हमें आसानी से समझ में आती है। अब हम ये समझते हैं कि जो ये परिभाषा दी जाती है हिमांक की कि एक किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर उसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिमांक। अब इसे थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। हम यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं, इस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया। इसके इस वाले हिस्से को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं वाष्प दाब, यानी कि जो y अक्ष है वो किसको प्रदर्शित कर रही है, वाष्प दाब को, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो वाष्प दाब बढ़ रहा है। जो नीचे वाली x अक्ष है यह हमारी प्रदर्शित कर रही है ताप को, यानी कि टेम्परेचर को प्रदर्शित कर रही है। थोड़ा और नीचे इसे लिख रहे हैं, यह हमारा क्या है, ताप है। तो अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ठोस का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा। ठोस का वाष्प दाब या तो हमने कहा बहुत कम होता है, या आप कह सकते हैं लगभग शून्य के बराबर होता है। तो यदि ठोस के ताप और उसके वाष्प दाब के बीच में एक रिलेशन बनाया जाए, एक ग्राफ बनाया जाए, तो वो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा, वह ग्राफ हमारे को ऐसे मिलेगा। ऐसे बना दिया मैंने इस ग्राफ को। ये कौन सा ग्राफ है, ये है ठोस अवस्था का ग्राफ। ये कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ये हमारी ठोस अवस्था का ग्राफ है। अब हम कहें कि इसका अर्थ है कि जो ठोस होता है वो हमारा, वो लगभग यहां से उसका वाष्प दाब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम करते हैं ठोस का वाष्प दाब तेजी से कम होता है। ये ग्राफ का ढाल ये बताता है कि ये ताप है ना, यहां पर इस बिंदु पर ताप क्या होगा, ये वाला होगा, इस बिंदु पर ताप ये वाला होगा। यहां पर बना देते हैं, इस बिंदु पर नीचे की ओर लाएं तो ताप ये है, और इस बिंदु पर ताप ये है। और हम देख रहे हैं यहां पर दाब वाली अक्ष पे बहुत अंतर है, ताप में इतना सा अंतर है, दाब में इतना सा अंतर है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि ठोसों का जैसे ही हम हल्के हल्के ताप कम करते हैं उनका वाष्प दाब तेजी से कम होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं द्रवों की बात। हम द्रवों की बात करते हैं, और मैंने कहा मेरे पास दो द्रव ले रहा हूं। पहली स्थिति में मैं ले रहा हूं शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक जैसे आप जल ले लेते हैं शुद्ध अवस्था में, तो वह लिया, तो उसका मान लेते हैं यहां हम एक ताप ले लेते हैं, यहां पर एक टेम्परेचर ले रहे हैं, और इसी को हम बनाते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए यहां तक ले गए। हमने कहा मेरे पास एक शुद्ध जल था, उस शुद्ध जल का ताप यहां पर था, कोई इसका टेम्परेचर T था। मैंने इसके ताप को कम करना शुरू करा,
देखिए जब ताप कम करेंगे तो मैंने अभी यहां लिखा है ताप घटाने पर वाष्प दाब घटेगा, तो इस पर टेम्परेचर का मान क्या है ये, और दाब का वाष्प दाब का मान क्या है ये। अब मैंने ताप घटाया तो मैं इधर की ओर आऊंगा, इस वाले ग्राफ में इस टी से इधर की तरफ आऊंगा तो ताप घटेगा। जब मैं ताप घटाऊंगा तो ये वाष्प दाब नीचे की ओर आएगा। तो जैसे जैसे मैंने ताप घटाया वैसे वैसे वाष्प दाब घट गया। और यह वाष्प दाब घटते घटते जिस बिंदु पर इस ठोस अवस्था वाले ग्राफ को काटेगा, क्रॉस करेगा, वह बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। यह बिंदु क्या कहलाएगा, इस बिंदु को क्या नाम देते हैं, यह हमारा होता है हिमांक। यह हमारा बिंदु क्या है, हिमांक है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है। और फ्रीजिंग पॉइंट का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि यह वह बिंदु है जहां पर कि यह जो हमारा पदार्थ है, जिस पदार्थ की एक अवस्था यहां पर क्या है, द्रव अवस्था है, और इस वाले वक्र, काला वाला वक्र क्या कर रहा है, उसी पदार्थ की ठोस अवस्था को व्यक्त कर रहा है। तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, पदार्थ की द्रव अवस्था। और यह वाला काला वाला किसको प्रदर्शित कर रहा है, पदार्थ की ठोस अवस्था। ये है ना, ये वाला यहां लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, पदार्थ की ठोस अवस्था। वो पदार्थ एक ही है, पदार्थ अलग अलग नहीं है। ये काला वाला वक्र उसकी ठोस अवस्था, जब वो सॉलिड है उस अवस्था को प्रदर्शित करता है, जबकि नीला वाला उसी पदार्थ की द्रव अवस्था को प्रदर्शित करता है। और यह वो बिंदु है जिस पर कि ताप का मान इतना है, जिस पर कि ताप का मान इतना है और दाब का मान इतना है। और हम कह रहे हैं कि इस बिंदु पर वह पदार्थ ठोस अवस्था के साथ साथ द्रव अवस्था में भी रहेगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यह वो बिंदु है, हिमांक का अर्थ है कि एक ऐसा बिंदु जहां पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो। इसका अर्थ है इस बिंदु पर, हिमांक पर, ठोस प्लस द्रव दोनों अवस्थाएं रहती है, दोनों अवस्थाएं रहती हैं इस बिंदु पर, हिमांक पर। यानी कि पदार्थ एक प्रकार से ठोस अवस्था में भी है, एक प्रकार से द्रव अवस्था में भी है। तो आप कहोगे सर इस बिंदु का फायदा क्या है। इस बिंदु का फायदा यह है कि यदि आप इस बिंदु से ताप को थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो वो पदार्थ द्रव अवस्था में चली जाएगा, और यदि इस बिंदु से ताप थोड़ा सा भी कम करेंगे तो वही पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए इस बिंदु को हम क्या नाम देते हैं, हिमांक नाम देते हैं, जिस पर कि ठोस तथा द्रव दोनों ही अवस्थाएं क्या रहती है, एक ही बिंदु पर स्थित होती है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि सर ऐसा होता कहां है। तो आपको मैं याद दिलाऊं कि आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। अभी तो मैं दो ही बिंदुओं की बात कर रहा हूं ना, हिमांक की, जहां पर ठोस और द्रव अवस्था एक साथ है। आपने जल का त्रिक बिंदु पढ़ा होगा। जल के त्रिक बिंदु का ग्राफ इस प्रकार से होता है। यह हमारा क्या होता है, दाब, यानी कि प्रेशर। यह हमारा क्या होता है, ताप। अब इन दोनों के बीच में जब जल का ग्राफ बनाया जाता है तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, ऐसे आता है। फिर यहां से ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हिस्सा ऐसे चले जाता है और एक हिस्सा ऐसे चले जाता है। तो यह वाला जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु है, इसे हम कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। जल का त्रिक बिंदु इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि यह ऐसा बिंदु है जिसके इधर की ओर जाएंगे, यानी कि इस वक्र की तरफ जाएंगे तो यहां पर कौन सी अवस्था होती है, यहां पर होती है ठोस अवस्था। अब जो जल है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस वाली स्थिति में जाएंगे तो वही पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाएगा। पदार्थ क्या है हमारा, जल, वो क्या है, द्रव अवस्था में मिलेगा। और यदि यहां से इस नीचे वाले वक्र में जाएं तो यहां पर हमारे को कैसी अवस्था में मिलता है, वाष्प अवस्था में। वाष्प अवस्था या आप क्या कह सकते हैं, गैसीय अवस्था में मिलता है। तो यहां पर क्या हो गया, वो बर्फ हो गया। यदि जल की बात करूं, यहां पर क्या बन गया, वो द्रव, जल, और यहां पर क्या बन गया, वो वाष्प बन गया। तो इसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं,
कि इसमें ताप का मान इतना और दाब का मान इतना है। अब यदि आप दाब को स्थिर रखते हुए यदि इधर की ओर ताप बढ़ाएंगे तो ये किस अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और यदि हम क्या करें, इधर की ओर ले जाएं तो ये ठोस अवस्था में आ जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, जल का त्रिक बिंदु। यहां तीनों बिंदु एक साथ हैं, जबकि यहां हिमांक की बात कर रहे हैं तो यहां केवल दो ही बिंदु मिल रहे हैं, जहां पर ठोस तथा द्रव एक साथ एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। यानी कि बिंदु तो एक है हिमांक, लेकिन इसमें ठोस और द्रव दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो मुझे लग रहा है अब इतना डिस्कशन से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हिमांक क्या है। पर अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो तो हमारी पूरी पुरानी क्लासों की चर्चा थी। हम अब अपने असली टॉपिक पे आते हैं। हमारा है कि हिमांक का अवनमन। अब हिमांक का अवनमन क्यों होता है? हिमांक के अवनमन का अर्थ है कि इस डिग्री पर, इस ताप पर, यदि ये शुद्ध जल है तो इसका जो ताप है वो हमको TF0 से प्रदर्शित करते हैं। क्यों कर रहे हैं TF0 से? T मतलब टेम्परेचर, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि हिमांक को इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए ये क्या गया TF। और 0 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में है। ये वाला कौन सा है? शुद्ध विलायक की शुद्ध अवस्था का हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। विलायक की शुद्ध अवस्था का हिमांक बिंदु ये है। अब हमने कहा हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अणु संख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये कहती है कि यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, कैसा विलेय? अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, तो हमारे पास जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन का एक गुणधर्म यह भी है कि उसके हिमांक का अवनमन हो जाएगा। जैसे अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, उसका जो पहले हिमांक यहां मिल रहा था अब वो हिमांक घटेगा। तो आप कहोगे कि सर घटेगा क्यों? घटेगा इसलिए क्योंकि अणुसंख्यक प्रॉपर्टीज ये कहती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये कहती है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, देखिए शब्द बार बार इस्तेमाल में ला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय यानी कि एक ऐसा विलेय जो कि वाष्पशील नहीं है। जैसे हम नमक कह दें, चीनी कह दें, ये ठोस अवस्था में है, ये इसको गर्म करें तो ये वाष्प उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ऐसा विलेय यदि हम उस विलायक में मिलाएं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। तो उसी ताप पर, इसी ताप पर, T पर, यदि मैं इस जो हमारा द्रव था उस पर यदि कोई एक विलेय मिला दूं तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा। वाष्प दाब घटने का अर्थ क्या है, यहां पर भी ये भी समझते हैं। हमने कहा कि यहां पर लिख रहे हैं, हमने क्या करा, विलायक में जोड़ दिया विलेय। और विलेय क्या है? अवाष्पशील। अवाष्पशील विलेय जब जोड़ा तो क्या होगा? मैंने अभी आपको कहा वाष्प दाब में कमी होगी। यही तो प्रॉपर्टी है हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो वाष्प दाब में कमी होगी तो इसका अर्थ है कि अब ये तो शुद्ध अवस्था का था, यहां पर ताप, अब जैसे ही मैं बनाऊंगा तो ये विलयन का वाष्प दाब, इसी ताप पर उसका वाष्प दाब घट गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब तक शुद्ध पदार्थ था तो इस ताप पर उसका वाष्प दाब ये था, यहां पर कोई भी नाम दे दीजिए इसको, मान लेते हैं ये P' था। और जैसे ही मैंने क्या करा, उस विलायक में थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय मिलाया, तुरंत उसी ताप पर, ताप वही है, उसका वाष्प दाब घट गया, ये पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया। तो जब वाष्प दाब कम हुआ, अब यदि मैं इसके ताप में कमी करूं तो यह क्या होगा, धीरे धीरे इसके ताप में कमी करूं तो इसका ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा। और ग्राफ ऐसे 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 प्राप्त होते हुए ये यहां पर टकराता है। किससे टकरा रहा है? ये ठोस अवस्था वाले वक्र से टकरा रहा है। जब ये ठोस अवस्था वाले वक्र से यहां टकराता है तो इसका अर्थ है कि जो ये विलयन है, इस विलयन का जो हिमांक होगा वो इस बिंदु पर हमें प्राप्त होगा। ये क्या है हमारा? विलयन। और यह वाला हमारा किसका था? पदार्थ की द्रव अवस्था, जो कि शुद्ध पदार्थ था। तो यह हमारा था विलायक, ये विलायक का था जो कि शुद्ध विलायक था। और यह हमारा क्या हो गया, उस विलायक में थोड़ा सा विलेय पदार्थ मिला दिया तो जो विलयन है उसका पहले वाष्प दाब घटा और ताप घटाने पर तेजी से उसके दाब में कमी आई और वह इस ठोस अवस्था वाले वक्र को उसने थोड़ा नीचे काटा। इसका अर्थ है कि विलयन के लिए यह वाला बिंदु हिमांक होगा।
तो इसको यदि नीचे की ओर मिला दिया जाए यहां पर, तो जो बिंदु हमें प्राप्त होता है इस बिंदु को हम कोई नाम दे सकते हैं, और क्योंकि ये विलियन का है इसलिए इसको कहते हैं टी एफ। तो ये क्या आया? टी एफ आया। तो यहां से क्या क्या बातें पता चली? हमें पता चली शुद्ध विलायक का हिमांक किससे प्रदर्शित करा मैंने? टी एफ 0 से। और दूसरा मैंने कहा विलियन का हिमांक किससे प्रदर्शित करा? टी एफ से। और इन दोनों के बीच का यहां अंतर, क्योंकि अब ताप घट गया ना, उस विलायक में थोड़ा सा विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका हिमांक जो पहले ज्यादा आ रहा था TF0, वो अब घट के क्या हो गया? कम हो गया, वो TF हो गया। तो यह जो अंतर होता है, ये वाला जो अंतर है, इसी अंतर को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TF से, डेल्टा TF से। और यही डेल्टा TF हमारा क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन। ये डेल्टा TF क्या है? हिमांक का अवनमन। तो मुझे लग रहा है अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने इस बात को समझा कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उस विलयन जो हमारा तैयार होता है उसका हिमांक विलायक की तुलना में घट जाता है, और हिमांक में जो ये कमी आती है इसी को हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। और हिमांक का अवनमन फिर से हम बोल रहे हैं कि यह कौन सा विलेय हमने मिलाया इस बात पर निर्भर नहीं करता, हमने कितना विलेय मिलाया है इस बात पर निर्भर करता है। और यदि किसी भी विलयन की वह प्रॉपर्टी, वह गुणधर्म जो कि विलेय पदार्थ कौन सा है इस बात पर निर्भर न करे, बल्कि इस बात पर निर्भर करे कि आपने कितना विलेय मिलाया है, उसी गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, यानी कि कॉलिगेटिव्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो यह हमारी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थर्ड प्रॉपर्टी है। तो आप चाहें तो इसे एक बार फटाक से नोट कीजिए, फिर हम इसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायग्राम है ये अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि यह समझ में आ गया आपको, तभी आप क्या करेंगे? आगे की चीजें समझ पाएंगे। ध्यान रखना, ये डेल्टा TF इनका अंतर है, और इसके अंतर को कैसे आप निकाल सकते हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं। डेल्टा TF बराबर होगा, बड़ा वाला ताप कौन सा था? TF0। इसमें से छोटा वाला ताप यानी कि TF को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यह हमारा क्या आ गया? सूत्र आ गया किसका? हिमांक का अवनमन। ये हिमांक का अवनमन है कि TF डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस TF, जहां TF0 शुद्ध अवस्था में विलायक का हिमांक है, जहां TF विलयन का, यानी कि जब विलायक में विलेय मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय, तब उसका जो हिमांक प्राप्त होता है उसे हम TF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसमें एक मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके सामने रखें। प्यारे बच्चों, अभी हमने यह समझा कि हिमांक में अवनमन किस प्रकार से होता है। अब वहां हमने उसका थ्योरेटिकल पोर्शन तो अच्छे से समझ लिया, अब हम उसके सूत्र का निगमन करेंगे कि किस प्रकार से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला निकाला था, जहां पर आपने देखा था जो कि था डेल्टा TF बराबर होता था हमारा TF0 माइनस TF के बराबर। ये हमारा फार्मूला होता था, जहां डेल्टा TF ये क्या होता था? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। TF क्या होता था? शुद्ध विलायक का हिमांक या हिमांक बिंदु। और तीसरा होता था TF बराबर क्या होता था? विलयन का हिमांक। जिस शुद्ध विलायक में यदि थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो विलयन तैयार जो होता है उसके हिमांक को हमने किससे प्रदर्शित किया? TF से प्रदर्शित करा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। पर अब हम इस जो डेल्टा T है, यानी कि हिमांक में जो अवनमन है, उसको हम इस बात से रिलेट करना चाह रहे हैं कि क्योंकि हिमांक में अवनमन क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया। और हम अब ये ज्ञात करना चाहते हैं कि अवाष्पशील विलेय की यदि मात्रा को बढ़ाएं तो क्या होगा? हमने देखा था यदि अवाष्पशील विलेय की मात्रा कम मिलाई जाए तो
हम कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब होता है वो थोड़ा सा ही कम होता है, और जैसे जैसे हम अवाष्पशील विलेय की मात्रा को विलायक में बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे उस विलायक के वाष्प दाब तेजी से घटता चले जाता है। तो इसका अर्थ है वाष्प दाब में जो कमी है वह अवाष्पशील विलेय की मात्रा को बढ़ाने पर तेजी से क्या होती है, घटती है। और यदि वो तेजी से घटेगी तो इसका अर्थ है कि डेल्टा टी एफ का मान भी तेजी से घटेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो डेल्टा टी है, क्या कहा हमने, डेल्टा टी एफ, ये अनुक्रमानुपाती होता है विलेय अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर, और अवाष्पशील विलेय की मात्रा को हम प्रदर्शित करते हैं मोललता से, यानी कि डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती है एम के। यहां पर हम चाहें तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन अनुक्रमानुपाती होता है किसके, एम, यानी कि जिसको हम कहते हैं विलेय पदार्थ की मात्रा के, विलेय पदार्थ की मात्रा। यहां ध्यान देना है यह विलेय पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, विलेय पदार्थ कौन सा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम इसकी चर्चा किस में कर रहे हैं, अणु संख्यक गुणधर्म में कर रहे हैं कि अणुओं की कितनी संख्या है इस बात पर डिपेंड करती है यह प्रॉपर्टी, कौन सी किसके वो अणु है इस बात पर डिपेंड नहीं करती। तो हमने कहा इसी चीज को हम फार्मूले बेस्ड में डेल्टा टी एफ अनुक्रमानुपाती होगा एम के लिख सकते हैं। अब यदि एम क्या है, मोललता है, ये विलेय पदार्थ की मात्रा को किस में प्रदर्शित कर रहे हैं, मोललता पे, तो ये मोललता के अनुक्रमानुपाती है। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो हमने कहा डेल्टा टी एफ बराबर होगा, एक कांस्टेंट आ गया के, और इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं, और साथ में हमारा क्या आ गया, एम। अब इस के एफ को क्या कहते हैं, जहां के एफ होता है, पहला में इसे कहते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक, दूसरा हम कहते हैं मोललता अवनमन स्थिरांक, और तीसरा इंग्लिश में कहा जाता है, इसे बीच में और लिख जाते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक, और अवनमन को हम क्या कह देते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट। तो के एफ को हम इन तीन नामों से जानते हैं, चाहे आप उसे हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलिए, चाहे आप उसे मोललता अवनमन स्थिरांक बोलिए, चाहे उसको क्रायोस्कोपिक डिप्रेशन कांस्टेंट कहिए, किसी भी नाम से हम जान सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा आ गया, यह वाला फार्मूला आ गया। अब इस वाले फार्मूले को हम थोड़ा सा विलेय पदार्थ की मात्रा के पदों में व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो हम यहां मोललता एम को प्रदर्शित करेंगे विलायक की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, तथा साथ ही जो विलेय पदार्थ है उसके अणुभार, उसके संबंध में से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हमने कहा माना, सबसे पहले विलायक ले रहे हैं, विलायक को हम नंबर 1 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 1 उसका संकेतांक होता है। मान लेते हैं, माना W1 द्रव्यमान, और इसको हम लेते हैं ग्राम में, ये जो हमारा W1 है ये ग्राम में है, W1 ग्राम द्रव्यमान के शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में W2, ये भी हम ग्राम में ले रहे हैं, W2 ग्राम द्रव्यमान तथा M2 अणुभार, या ऐसे कहते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का विलेय पदार्थ मिलाने पर, विलेय पदार्थ मिलाने पर जो हमारा क्या कहेंगे, हिमांक में जो अवनमन हुआ है वो डेल्टा टी एफ है, मिलाने पर हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ है। तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम तो ज्ञात कर रहे हैं एम के मान को, मोललता हम जानते हैं, चूंकि मोललता यानी कि एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की
संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में, विलायक की मात्रा किसमें, किलोग्राम में। यह बात ध्यान रखनी है आपको कि विलायक की मात्रा किसमें लेनी है, किलोग्राम में लेनी है। तो अब आगे कैसे करेंगे इसे, हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है। इसके लिए हमने आपको फिर से फार्मूला बताया था, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर होती है, मोलों की संख्या बराबर हमारा होता है किसके, हम कह सकते हैं द्रव्यमान बटे अणुभार। क्या होता है, मोलों की संख्या द्रव्यमान बटे क्या होता है, अणुभार। अब हमें किसके मोलों की संख्या निकालनी है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या का यह सूत्र होता है। तो यदि मुझे विलेय की निकालनी है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, ये आ गया। और विलेय के द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, आप देखिए शुद्ध जो विलेय है हमारा, ये W2 ग्राम द्रव्यमान तथा M2 अणुभार का विलेय, ये लिखा है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, W2। तो इसको प्रदर्शित करेंगे, मोलों की संख्या बराबर हमारा आ जाएगा W2 बटे, और विलेय का अणुभार को हमने किससे प्रदर्शित करा, M2 से। तो विलेय के मोलों की संख्या का ये वाला मान W2 बटे M2, ये किस में रखना है, मोललता M में। तो हम लिखेंगे अतः मोललता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या क्या आ गई, W2 बटे M2 बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। और यहां पर हमने विलायक की कितनी मात्रा मानी है, W1। यही है विलायक की मात्रा, शुद्ध विलायक की मात्रा W1, लेकिन ये किसमें, ग्राम में। तो मैंने W1 तो लिख लिया, लेकिन इसे किलोग्राम में बदलने में, क्योंकि फार्मूले में किलोग्राम है, इसको मैंने 1000 से भाग दे दिया। क्योंकि W1 किसमें था, ग्राम में था। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया। तो M का मान क्या आ गया, लिख लेते हैं, M बराबर W2, पहले 1000 ऊपर चले गया तो क्या आ गया, 1000 गुणा W2 इंटू, साथ में हमारा कितने नीचे आ जाएगा W1 इंटू M2। ये मान M का इस वाले समीकरण में रख लेते हैं। तो लिखेंगे अतः, इसको कोई नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं 1 है। तो समीकरण 1 में M का मान रखने पर तो मान रख दें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर KF, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, तो KF तो आएगा ही, ये आ गया KF इंटू, साथ में क्या था, M का मान था। M का मान यहां रख लेते हैं, मैं थोड़ा W2 को पहले लिख रहा हूं और गुणा 1000 को पीछे लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या आ गया, W1 इंटू M2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये चीज काफी आसान है। बिल्कुल हमने जैसे पीछे निकाला था कि बॉइलिंग पॉइंट में अवनमन जब निकाला था हमने, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन जब वो निकाला था, तो वहां पर भी ठीक यही प्रोसेस यूज किया था। वहां पर बी आता था, यहां पर एफ आ रहा है। बी यानी कि वो बॉइलिंग पॉइंट था, क्वथनांक के बारे में बात हो रही थी। यहाँ एफ आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक के बारे में बात हो रही है। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। एम को निकालने का तरीका, एम को निकालने के लिए जो हम मान रहे हैं कि W1 द्रव्यमान का शुद्ध विलायक लिया, इसमें W2 ग्राम का हमने क्या ले लिया, विलेय ले लिया, उसका अणुभार M2, ये सब चीजें पहले की तरह है। तो हम इस प्रकार से फार्मूले को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास कांस्टेंट आया है KF, इस KF को हम चाहें तो, क्योंकि ये जो KF है ये क्या चीज है, इसको हमने कहा हिमांक अवनमन स्थिरांक है। और ये किस पर निर्भर करेगा आप खुद ही देखिए, क्योंकि यहां हम अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि यह वह गुणधर्म है विलयन का जो विलेय कौन सा है इस पर निर्भर नहीं करता, विलेय की कितनी मात्रा है, कितने अणु हैं, इस पर निर्भर करता है। तो यहां से हमें एक और निष्कर्ष हमारे पास आता है कि जो कांस्टेंट होता है KF, ये विलेय पर निर्भर नहीं करेगा कि विलेय कौन सा है, यह किसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, यह निर्भर करेगा विलायक की प्रकृति पर। तो जिस प्रकार KF का मान विलायक की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, उसी प्रकार KB का मान, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो हमारा स्थिरांक था, वह किस पर निर्भर करेगा, वह भी विलायक की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि विलायक किस प्रकार का है। तो लिखते हैं, चूंकि
के एफ तथा के बी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अतः तो अब यदि मैं के एफ का मान निकालूं तो के एफ का मान क्या आ जाएगा? ये सीधे हमने वैल्यूज रखनी है जैसे आपको एनसीईआरटी में दी है, कहीं से कोई कैलकुलेट आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे कहेंगे क्या आ जाएगा? के एफ बराबर ये होता है हमारा आर इंटू साथ में आता है M1। M1 कौन सा? हम कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान। किसका? पहले वाला जो विलायक है उसका। R इंटू M1 इंटू TF का स्क्वायर बटे नीचे आ जाएगा 1000 इंटू या गुणा डेल्टा और साथ में डेल्टा H। और चूंकि KF ये हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं इसलिए यहां आ जाता है ये गलन। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं KB की वैल्यू निकालना चाहूं, ठीक ऐसे ही फार्मूला KB के लिए भी लिख सकता हूं। KB बराबर सब चीजें सेम आएगी, R इंटू M1 इंटू T। अब यहां F था तो यहां पर क्या आ जाएगा? TB का स्क्वायर बटे नीचे भी आएगा 1000 गुणा डेल्टा। अब यहां पर हमारा गलन था और वहां पर के लिए आएगा वाष्पन। यहां के लिए क्या आ जाएगा? वाष्पन। और साथ में क्या आ जाएगा? H। तो ये KF और ये KB को हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीजें किस चीज को प्रदर्शित करती है ये भी हम लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं TB क्या है? TB हमारा क्या होता है? जिसको कि हमने कहा क्वथनांक। TB हमारा क्या होता है? क्वथनांक। ऐसे TF क्या होता है? हमारा होता है हिमांक। ये आ गया। साथ में देखिए ये TF और TB ही अलग थे, बाकी देखिए R और M1 दोनों सेम है दोनों के लिए। तो R क्या है हमारा? जिसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि गैस नियतांक। गैस नियतांक R दोनों में M1 है। M1 मैंने क्या कहा? 1 यानी कि विलायक। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान ये आ गया। अब यहां पर आया डेल्टा H। तो डेल्टा H हमारी होती है एंथैल्पी। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या हुई? यदि यह डेल्टा H नीचे गलन लिखा है तो गलन की एंथैल्पी, और डेल्टा H यदि वाष्पन लिखा है तो वाष्पन की एंथैल्पी। और एंथैल्पी हमारी होती है कि किसी भी अभिक्रिया में या किसी भी क्रिया में ऊष्मा का जो अवशोषण होता है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा में जो भी परिवर्तन होता है उसी को हम उस क्रिया की या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। तो ऊष्मा में परिवर्तन जो हो रहा है उसी को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एंथैल्पी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने सबसे पहले तो हमने यह ड्राइव करा कि जो हमारा फार्मूला है कि अवनमन, हिमांक में कितना अवनमन हुआ वह हम इस वाले सूत्र से ज्ञात कर लिया। साथ ही हमने कहा इसमें KF जो है कांस्टेंट, उसको हम विलायक से किस प्रकार से संबंधित कर सकते हैं उसके लिए फार्मूला है। ठीक इसी प्रकार से गलन के लिए जब इससे पहले हमने देखा था क्वथनांक में जब उन्नयन था तो उसमें कांस्टेंट लेते थे KB, और उस KB के लिए हम जो फार्मूला है जिसको विलायक से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला है हमारा ये। और सारे के सारे हमने इसमें जो स्थिरांक हैं, जो प्रतीक चिन्ह है उसको बता चुके हैं आपको कि R हमारा क्या है? गैस नियतांक। M1 विलायक का मोलर द्रव्यमान, और डेल्टा H या डेल्टा H वाष्पन हो, डेल्टा H गलन हो, ये हमारी सीधे सीधे एंथैल्पी है। किसकी? एक में वाष्प हम कह सकते हैं क्वथनांक के समय में, और एक हमारी हिमांक के समय पर। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल पिछले वाले का हमारा सेम टू सेम डेरिवेशन है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके बेस्ड में जो हमारे एक दो एग्जाम्पल और एक न्यूमेरिकल हमारा है फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों अभी हमने समझा हिमांक में अवनमन को, अब हम इसके न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं। पर उससे पहले हिमांक का अवनमन का हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या कहीं उपयोग है? तो बहुतायत उपयोग है प्यारे बच्चों, और उसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है
कभी आपने देखा होगा कि सड़कों पर आपने कुछ ठेलियों में कुछ ठेली वालों को कुल्फी बनाते हुए देखा होगा। आप देखते हैं उनके पास कोई फ्रीजर नहीं होता और फिर भी वो अपनी ठेली पर क्या करते हैं, एक बाहर का एक कवर होता है, उसके ऊपर क्या डालते हैं, डंडी डाला, उन्होंने वो लिक्विड डाला कुल्फी का और उसे अपने बॉक्स के अंदर रखते हैं। 5 मिनट में उनकी या 10 मिनट में, थोड़ी देर में उनकी कुल्फी तैयार हो जाती है। तो कभी आपने सोचा कि आखिर उनके पास उस बॉक्स में ऐसा क्या है, क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है उनके पास कि वो फ्रिज जैसे टेम्परेचर को इतने स्थिति पर ला पाए। तो आखिर क्या है उसके अंदर कि वह क्या करती है, कुल्फी को बना लेती है या कुल्फी जमा देती है। आपको पता होना चाहिए जो हमारी आइसक्रीम होती है या ये जो कुल्फी होती है, यह जिस ताप पर जमती है वह ताप हमारा होता है -5 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग का होता है। अब आप समझ सकते हैं कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ताप है वो हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी काफी कम है। यानी कि यदि किसी जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा भी हम कम करें तो वो एकदम बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब बात आती है आखिर कुल्फी को जमाने के लिए आप बर्फ का कैसे इस्तेमाल करोगे। मान लो आपने सीधे बर्फ का एक बड़ा सा ढेला रख दिया और आप सोचो कि मैं उसके अंदर कुल्फी वाला वो डालूं, क्या वो जो बीकर होता है उसका बर्तन होता है, कुल्फी का बर्तन डालूं, उसे बर्फ के अंदर गाड़ देता हूं और उसके अंदर लिक्विड डालता हूं, कुल्फी जम जाएगी। ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बर्फ का लगभग तापमान कितना होगा, -1 -2 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग ही क्या हो जाएगी, वो बर्फ पूरी की पूरी जम जाएगी। अब बर्फ का तापमान उससे कम नहीं होने वाला, लेकिन कुल्फी को जमने के लिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप चाहिए, तो कुल्फी कैसे जमे। तो इसका काफी अच्छा समाधान देखिए उन्होंने निकाल रखा है। वो क्या करते हैं कि उनके नीचे जो आप यदि झांक के देखेंगे ठेली के नीचे, तो एक टीन का बक्सा रहता है। उस टीन के बक्से के अंदर वो क्या करते हैं, बर्फ डाल देते हैं। अब बर्फ तो डाल देते हैं, लेकिन बर्फ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डालते हैं, वह नमक डाल देते हैं खूब सारा। जब नमक डालते हैं तो उसी नमक के कारण उस बर्फ के साथ जब नमक मिल गया या जल के साथ जब नमक मिल गया तो उसके हिमांक में अवनमन हो गया। जैसे भी मैंने आपको समझाया कि शुद्ध जल है, उसका जो हिमांक है वो मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि उसमें मैं थोड़ा नमक डाल दूं, और नमक क्या है, अवाष्पशील विलेय है, यदि उसे डालूंगा तो उसके हिमांक में क्या होगी, कमी होगी। अब वो जो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम रही थी, अब वो नमकीन पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं जमने वाला, और वह जमता है, यदि आप खूब सारा नमक डाल दें तो वह जमता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आप सोचिए, आपने उसी बर्फ, आपके पास जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -1 -2 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ थी, उसके ताप को आपने घटा करके कितना कर दिया, -20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब हो सकता है आप ये कहो कि सर उस ताप पर क्या होगी, वो बर्फ, हाँ, जब अगल बगल के एटमॉस्फेयर से थोड़ी ऊष्मा उसको मिलेगी तो उसका ताप क्या होगा, गिरेगा। तो हो सकता है वो ठोस अवस्था में ना रहे बर्फ। यदि नहीं भी रहेगी तो क्या फर्क पड़ रहा, हमें तो तापमान से मतलब है ना। तो सामान्य स्थिति में उस नमकीन पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हिमांक बिंदु होगा -20 होगा। यदि वो -20 से थोड़ा और ज्यादा भी होता है तो -19 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, क्योंकि वो दिन भर ठेला कहां खड़ा है, धूप में खड़ा हुआ है, सड़कों के किनारे, तो उसका तापमान घट रहा है, -20 से -19, -18, -17, -16 हो रहा है। लेकिन उसको कुल्फी जमाने के लिए केवल -5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए, और वह ताप उसके अंदर आसानी से वो शाम तक उसका मेंटेन रहता है, और वो आसानी से पूरे दिन भर क्या करता है, कुल्फी जमा लेता है। और उस नमक को मिलाने की अपेक्षा यदि वो सीधे ही बर्फ रख देता तो उसका बच्चों काम नहीं चलने वाला था। तो इसे काफी अच्छा एग्जाम्पल है हिमांक में अवनमन का, किस प्रकार से हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। और अब हम अगला चल रहे हैं, अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, हमारे एनसीईआरटी के जो हमारे एग्जाम्पल हैं हम उनको करते हैं। और हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल है जो इस टॉपिक के बेस्ड है, वो है 2.9। तो हम ले रहे हैं उदाहरण 2.9, किसका, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने दिया है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलियन के हिमांक, अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो हमें दो चीजों की गणना करना है, एक तो हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से, या अवनमन है फ्रीजिंग वाला है तो डेल्टा टीएफ से, यह ज्ञात करना है। और हिमांक की गणना, और हिमांक की गणना यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, टीएफ की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, यानी कि विलियन का हिमांक भी ज्ञात करना है। दूसरी बात,
ये दो चीजें याद करनी है। क्या क्या दे दिया? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 45 ग्राम। अब एथिलीन ग्लाइकोल 45 ग्राम है, इसे 600 ग्राम जल में मिलाया है। तो देखिए यानी कि हमें विलायक का मान कितना दे दिया? 600 ग्राम। और विलियन का मान कितना दे दिया? सॉरी, विलेय का मान कितना दे दिया? 45 ग्राम। ये हमें क्या दे दिया? 45 ग्राम दे दिया। और ये क्या चीज है? एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2। ये हमारे पास क्या है? C2H6O2 है, ग्लाइकोल है, ये है। और हमें ये दो चीजें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब प्यारे बच्चों यहां पर आपको बात समझनी है कि हमें डेल्टा TF का मान निकालना है। और डेल्टा TF का हमारे पास सीधे सीधे ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हमारे को क्या क्या चीजें दी हुई है? W2 की वैल्यू दे रखी है, W1 की वैल्यू दे रखी है। 1000 तो वैसे हो गया, W2 W1 है, हमें M2 और KF की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो M2 की तो हम निकाल लेंगे, हमारे पास ग्लाइकोल का फार्मूला है। अब KF की वैल्यू क्या है? तो इसी जिस पेज में ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल, ठीक इसके बैक साइड में आप देखोगे तो इसके बैक साइड में ये एक टेबल बनी हुई है। और यह टेबल हमारी जो स्थिरांक है, कांस्टेंट है, चाहे वो KB हो चाहे KF हो, उसके विभिन्न विलयनों के, विभिन्न शुद्ध विलायकों के KB तथा KF की वैल्यू हमें दी हुई है। तो इसमें इन्होंने जल की दे रखी, वो है 1.86। तो हमें यहां पर KF की वैल्यू टेबल से आप देख सकते हैं 1.86। और बाकी आप जानते हैं ये kg केल्विन kg पर मोल इसका क्या होता है? मात्रक होता है। ये हमारे को दे रखी है। तो किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे आप देखिए। सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अणुभार। तो अब लिखेंगे C2H6O2 का अणुभार। अणुभार ज्ञात करना मैंने आपको कई बार बताया है। आपको पता होना चाहिए कार्बन के एक परमाणु का जो भार होता है वो हमारा होता है 12, हाइड्रोजन के एक परमाणु का होता है 1 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का कितना होता है? 16। ये तीन कई बार आ चुके हैं, अब तो आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए बच्चों। तो कैसे निकालेंगे? कार्बन के 2 हैं तो 2 गुणा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, 2 गुणा 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने? 6, तो 6 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 और इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 16। कैलकुलेट कीजिए, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, ये हो गया 30 और ये 32 यानी कि कितना हो गया? 62। तो 62 आ गया। तो हमें पता चल गया M2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 62 हो गई। ये 62 आ गई। अब आपको क्या करना है? सीधे वैल्यूज पुट करनी है। किस वाले फार्मूले में? इस वाले फार्मूले में। तो क्या करेंगे? डेल्टा TF बराबर सीधे KF की वैल्यू 1.86, वैल्यू पुट कर रहे हैं सीधे 1.86 मल्टीप्लाई, फिर से क्या आ गया दूसरी बार? W2 कितना है? 45 ग्राम। तो लिख लिया मैंने 45 ग्राम। साथ में कितना है? 1000 बटे नीचे की ओर क्या आ गया हमारा? M2 गुणा W1। M2 का मान क्या है? 62। और W1 का मान कितना है? W1 का मान है 600 ग्राम। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा TF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.2 केल्विन के बराबर आएगी। इसका अर्थ है जो हम कह सकते हैं हिमांक में जो अवनमन होगा वो 2.2 केल्विन के बराबर होगा। अब वो क्या कर रहा है? हमें डेल्टा TF की वैल्यू तो पता चल गई। अब TF क्या होगा? तो हम जानते हैं चूंकि डेल्टा TF बराबर होता है, ये होता है TF0 माइनस TF के बराबर होता है। तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? TF की वैल्यू चाहिए। तो हम यहां से लिख सकते हैं TF को मैं इधर ले गया तो बराबर के इधर की ओर आया तो TF किसका होगा? यहाँ माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा बराबर। यहां कितना था? TF0। और ये डेल्टा TF को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? डेल्टा TF। वैल्यूज रख लीजिए तो क्या आ गया? TF बराबर ये TF0 क्या था? आपको पता हो ये TF0 जो होता है वो होता है विलायक का हिमांक। और विलायक कौन है? यहां पर जल है। और जल का हिमांक हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन। तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहां लिख लेते हैं जल का हिमांक 273 होती है प्यारे बच्चों, वो हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं 373। जल का जो हिमांक होता है वो होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 273.15 केल्विन पर। तो ये वैल्यू यहां रख दें तो कितनी आ जाएगी?
ये TF0 का मान आ गया 273.15 माइनस 2.2, इनको घटा दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.20, ये हम कर देंगे 5, ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, और यहाँ हमारा 2 में से 2 गया 0 और 2 7, 270.95 केल्विन आ जाएगा। तो जो विलियन बना उस विलियन का जो हिमांक होगा वो 270.95 केल्विन के बराबर होगा, जो कि शुद्ध विलायक जो कि जल है उसके हिमांक 273.15 केल्विन से कम है। तो हिमांक में क्या हो गया, अवनमन हो गया, हिमांक कम हो गया। तो इस प्रकार से इसे करेंगे। अगला देखते हैं, हमारा अगला उदाहरण है उदाहरण 2.10, उदाहरण 2.10। इसके अनुसार एक वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन केजी पर मोल है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है विलेय का, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, M2 को ज्ञात करना है, पहली बात। दूसरा हमें क्या दे दिया, वैद्युत अपघट्य का कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम है, यानी कि ये हमें किसकी वैल्यू दे दी, W2 बराबर दे दिया 1 ग्राम। और 50 ग्राम बेंजीन, बेंजीन क्या है, विलायक है, तो उसकी वैल्यू देगी W1 दे दिया हमें 50 ग्राम। और इसके हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू इन्होंने दे दी 0.40 केल्विन। और साथ में दे दिया बेंजीन का हिमांक अवनमन 5.12, जो कि हमें किसकी वैल्यू दे दी, KF की वैल्यू 5.12 केल्विन केजी पर मोल, ये हमें दे दी है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2 को हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, काफी आसान है। इसी वाले फार्मूले से हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो M2 की वैल्यू निकालिए, M2 यहां जाएगा, डेल्टा TF नीचे जाएगा, तो क्या आ जाएगा, M2 बराबर ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, यह आएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 बटे नीचे क्या आ गया, M2 तो वहां चले गया, डेल्टा TF यहां आ गया, तो डेल्टा TF मल्टीप्लाई क्या आ गया W1। अब आपको ये सारी वैल्यूज पता है, इनकी वैल्यूज ही रखनी है आपको। तो वैल्यू रखते हैं, कितना आ जाएगा, यहीं पे रख लेते हैं। तो KF की वैल्यू कितनी है, 5.12, तो 5.12 गुणा W2 का मान 1 ग्राम, साथ में कितना आ गया 1000 बटे डेल्टा TF का मान 0.40 और साथ में हमारा क्या आ गया W1, और W1 का मान कितना है 50 ग्राम मल्टीप्लाई 50 ग्राम। क्या निकाल रहे हैं हम, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं। और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 256 ग्राम पर मोल। अब कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आए बिल्कुल वही होगा। तो इस प्रकार से हम विलेय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अणु संख्यक गुण धर्मों का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आप जो विलेय मिला रहे हैं यदि वो अननोन है, आपको पता नहीं है, आप 1 लीटर जल लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा विलेय ले लीजिए, विलेय डाल दीजिए, विलेय की मात्रा को ज्ञात करके कि कितना इसका भार है, कितना द्रव्यमान है, वो ज्ञात करके डाल दीजिए। तो आप इन फार्मूलों से क्या कर सकते हैं, यह ज्ञात कर सकते हैं कि जो आपने विलेय डाला है वो कौन सा विलेय है, क्योंकि उसका अणुभार जो आप कैलकुलेट करेंगे उसी अणुभार को देख के आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा विलेय है। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और है, हम उसे सॉल्व कराते हैं। प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पाठ्यनिहित प्रश्नों में एक प्रश्न दिया हुआ है, अब उसे देखते हैं। प्रश्न है हमारा, पाठ्यनिहित प्रश्न है 2.11, यह है पाठ्यनिहित प्रश्न 2.11। ये देखते हैं, इसके अनुसार एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, इसका फार्मूला C6H8O6 होता है कि उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर इसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाए। और KF यानी कि कांस्टेंट जो दे रखा है हमारे को, किसका, एसिटिक अम्ल का, वो दे रखा 3.9 केल्विन केजी पर मोल। तो हमें जो वैल्यूज दी है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल का हमें फार्मूला दे रखा विटामिन सी का C6H8O6, यानी कि विटामिन सी C6
H8O6, ये हमारा क्या है, विटामिन सी, विटामिन सी, इसका हमारे को सूत्र ये है। सेकंड हमें क्या दिया है, उस द्रव्यमान का परिकलन करना है। अब इसी के द्रव्यमान का परिकलन करना है, यानी कि इसका हमें निकालना है, W जो होता है वो हमारा विलेय, इसको कैलकुलेट करना है। और 75 ग्राम एसिटिक अम्ल, और ये हमें क्या दिया है, W1 दे दिया, 75 ग्राम एसिटिक अम्ल दे दिया, और उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो रही है, तो हिमांक में कमी यानी कि डेल्टा TF बराबर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो रही है। तो आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिए या केल्विन में लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंस है। शुद्ध हम कह सकते हैं विलायक का जो हिमांक है उसमें, और जब हिमांक में कुछ हम क्या, सॉरी विलायक में जब हम क्या डाल देते हैं, कुछ विलेय डाल देते हैं और वाष्पशील जो विलेयन बन जाता है, तो उसका जो हिमांक आता है, उन दोनों हिमांकों का अंतर है। तो यह चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखिए, चाहे आप इसे केल्विन में लिखिए, क्योंकि डिफरेंस है, ये सेम आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पिछली क्लास में भी हमने ये बात आपको समझाई थी। साथ में KF की वैल्यू दे दी 3.9 केल्विन kg पर मोल, KF बराबर 3.9 केल्विन kg पर मोल। हमने कहा ये इसको क्या ले लेंगे, 1.5, सीधे आप क्या ले लोगे, केल्विन ही ले लोगे, तो कोई फर्क नहीं आने वाला। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे, सीधे हमारा फार्मूला क्या है, आप जानते हैं, ये वाला फार्मूला है हमारा। तो इसमें हमें M2 की वैल्यू निकालनी है, तो M2 की वैल्यू, M2 नहीं निकालना है, हमें W2 निकालना है। तो W2 की वैल्यू निकालनी है, M2 W1 की यहां गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF गुणा, मैंने कहा किसकी, M2 और W1 की यहां गुणा होगी, कैंची काट, तो क्या हो जाएगी, M2 गुणा W1 बटे, यहां केवल W2 रहने दीजिए, KF और 1000 नीचे चली जाएगा, ये हो जाएगा KF मल्टीप्लाई 1000, और यह बराबर किसके हो जाएगा, हमारा W2, यानी कि विलेय की मात्रा जो हमें ज्ञात करनी है। बस वैल्यूज पुट कीजिए। वैल्यूज हमारी कितनी आ गई, सबसे पहले 1.5 गुणा M2 का मान। अब M2 क्या है, मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे C6H8O6 का मोलर द्रव्यमान, यानी कि जिसे हम M2 कह रहे हैं, बराबर क्या होगा, कार्बन के कितने, 6, तो 6 गुणा, फिर से बता रहे हैं, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16, हर जगह ये आएगा। तो कार्बन के 6 हैं, तो 6 लिख लिया, और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12, तो 6 गुणा 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने, 8 परमाणु और एक परमाणु का द्रव्यमान 1, तो 8 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने, 6, तो 6 गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान कितना, 16, तो ये लिख लिया 16, 12 छिंग 72 प्लस 8 प्लस 16 पंजे 80, 16 छिक 96, तो 12 और 8 कितने हो गए, आप जानते हैं, 72 और 8 कितने हो गए, ये हमारे हो गया 80 प्लस 96, तो ये हो गया 6, ये हो गया 176। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 176 आ गई। तो ये वैल्यूज यहां पर रखनी है। तो डेल्टा KF का मान 1.5, ये आ गई हमारी 176 मल्टीप्लाई W1 का मान हमें दिया है 75 ग्राम, ये दिया है, तो इसके लिख लेंगे 75 बटे KF का मान, तो KF का मान भी हमें दिया है 3.9, और गुणा हमारे पास क्या है 1000, और ये किसके बराबर है, W2। तो जब इसे पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी वैल्यूज निकल के आती है 5.08 ग्राम, किसकी वैल्यू आती है, W2 की, यानी कि जो विलेय की मात्रा होगी वो 5.08 ग्राम होगी, यानी कि जो एस्कॉर्बिक अम्ल हमने मिलाया है, विटामिन सी मिलाया है, उसकी मात्रा कितनी है, 5.08 ग्राम के बराबर होगी। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका मान इतना ही आएगा, या इसमें कोई डिफरेंस होगा तो आपका जो मान आएगा वो बिल्कुल सही होगा, वही होगा। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा अणुसंख्यक गुणधर्म की तीसरी प्रॉपर्टी को, जिसको हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, काफी आसान टॉपिक था। पीछे के टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो ये भी आगे के भी आपको आसानी से समझ में आएंगे। और यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट होते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।